आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चैप्टर 2 का हमारा जो नाम है वो है केमिकल कॉम्बिनेशंस। लेकिन सबसे पहले हम इसके लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लास 9 के चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। लॉज क्या होता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डील विद सम एम्पेरिकल लॉज। ये एम्पेरिकल लॉज मीन साइंटिफिक लॉज होते हैं जो यकीनन किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन के ऊपर बेस करते हैं। ये खुद ही नहीं बना दिए गए हैं, बल्कि इनको वेरीफाई भी किए गए हैं और इनके प्रूफ भी मौजूद हैं, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हैं। उन्हीं को हम एम्पेरिकल लॉज कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होते हैं, डेट गवर्न द केमिकल चेंज, जिनकी वजह से केमिकल चेंज होते हैं। अब हमारे पास 4 तरह के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। टोटल 4 लॉज हैं ये। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो जिसने पेश किया, उस साइंटिस्ट का नाम, उस केमिस्ट का नाम था लेवाइजर। लेवाइजर ये फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया, ठीक है। इस लॉ के मुताबिक इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ रही हूँ। इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन करने से पहले जो केमिकल्स हमारे पास मौजूद होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो उनका वेट होता है वो इक्वल होता है फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो होता है जब रिएक्शन होने के बाद हमें मिलती हैं चीज़ें। तो कह रहे हैं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, मतलब रिएक्शन से पहले जो चीज़ें हमने मिलाई और रिएक्शन के बाद हमें जो मिली, उनकी कंपोजिशन तो अलग थी, वो बदली हुई शक्लों में थी, लेकिन उनका वज़न बराबर था। तो इससे क्या साबित होता है? मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बट इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ अपनी शक्ल चेंज करता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आता है, अपने वज़न को चेंज नहीं करता। वाटर फॉर्म्स बाय यूनियन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के। इफ़ वी वेट द रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन लेंगे क्या रिएक्शन से पहले, वी फाइंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, जब वाटर बन चुका होगा फिर जब हम उसका वेट लेंगे इक्वल टू द कंबाइंड वेट ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का वेट था वही आपके प्रोडक्ट का वेट आएगा, मतलब जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन था उतना ही पानी का भी वजन आएगा, उनके वजन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेज ऑन रस्टिंग, जब लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका वज़न भी बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन वेट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ ऑक्सीजन एडेड टू आयरन, जो उसका वज़न बढ़ता है वो उतना ही बढ़ता है जितना उसके अंदर आयरन में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये चेंज नहीं होता उसका वेट, उसके अंदर एक दूसरी चीज़ जो आगे रिएक्ट हो रही होती है उसका वेट इंक्लूड हो जाता है। जो रिएक्शन से पहले होता है वही रिएक्शन के बाद होता है, तो वेट कभी भी चेंज नहीं होता। इस चीज़ को साबित करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लैंडोल्ट ने क्या किया था? लैंडोल्ट जो थे वो जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने ये साबित किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बाय यूजिंग एच शेप ट्यूब, एच शेप के ग्लास ट्यूब ली। देखिए अभी ऊपर से कवर्ड हुई है लेकिन ये कवर्ड नहीं थी, इसका एच किस्म का शेप है। एक साइड ये है, एक साइड ये, बीच में से ये खुली हुई है। यहाँ से यहाँ मटेरियल जा सकता है, यहाँ से यहाँ। ही फिल्ड सिल्वर नाइट्रेट इन लिम्ब ए, ये जो लिम्ब ए है इसमें इसने सिल्वर नाइट्रेट डाला। Ag सिल्वर है, NO3 नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं इसमें। तो आपके पास ये बन गया क्या? सिल्वर नाइट्रेट। इन्होंने डाला लिम्ब ए में, मतलब एक हिस्से में डाला, और लिम्ब बी में डाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस वाले लिम्ब में डाला। द ट्यूब वो सील्ड, इसको फिर सील्ड कर दिया ऊपर से ताकि इसमें से मटेरियल बाहर ना गिरे। अगर गिर जाएगा तो फिर वेट का फ़र्क वैसे ही आएगा। बिफोर द रिएक्शन उसको फिर वेट भी किया रिएक्शन करने से पहले। द रिएक्टेंट वर मिक्स बाय इन्वर्टिंग एंड शेकिंग द ट्यूब, रिएक्टेंट को मिक्स किया इन्वर्ट और शेक करके ट्यूब को। अ वाइट पार्टिसिपेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड वॉज फॉर्म अलॉन्ग विद द नाइट्रिक एसिड। जब इसको रिएक्शन किया, ये देखें Cl बन गया, ये सिल्वर क्लोराइड बना, इसकी वजह से ये ट्यूब वाइट हो गई थी, इसमें वाइट वाइट ज़र्रात नज़र आ रहे थे। फिर क्या हुआ? द ट्यूब वॉज वेटेड अगेन, दोबारा से इस ट्यूब को वेट किया गया। ही फाउंड दैट देयर वॉज नो चेंज इन द वेट, उन्होंने ये देखा कि इसके वेट में कोई फ़र्क नहीं आया। ड्यूरिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया लेकिन इनके वज़न में कोई फ़र्क नहीं आया। बेटा आप इसमें से भी याद कर सकते हैं, कॉपी करके नोट्स में से भी याद कर सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी लगे।
तो ये लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट था कि उसने सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया, उनका वेट किया रिएक्शन से पहले, फिर रिएक्शन के बाद उन्हें मिला सिल्वर क्लोराइड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, मगर उसका वज़न उतना ही था जितना रिएक्शन से पहले था। रिएक्शन के बाद ये कंबाइन हो गए थे मगर इनका वेट चेंज नहीं हुआ। लैंडोल्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अपनी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन से साबित किया। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की एक और डिमॉन्स्ट्रेशन हम इसे एक और तरीके से दिखा सकते हैं। द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यूनियन से उनको मिला के, इफ H2O एंड O2 आर वेटेड बिफोर द यूनाइट, यहाँ H2O लिखा हुआ है, H आएगा, ठीक है, H and O2, इट विल बी फाउंड दैट देयर कंबाइंड वेट इज इक्वल टू द वेट वाटर फॉर्म। अगर ये देखें दो H के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2H2 आएगा, ठीक है बेटे, O नहीं आएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यही वाला नंबर आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2H2O, O2 को जब हमने रिएक्ट करवाया, इनका जो भी 4 और 2 मास थे ना, 4 हाइड्रोजन थे 2 ऑक्सीजन थे, जब रिएक्ट करवाया तब भी इनका वही था, 4 हाइड्रोजन थे 2 ऑक्सीजन थे, तो इनका मास भी चेंज नहीं हुआ है। अब है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन, दो इसके नाम है। ये लुईस प्रॉस्ट ने इसको पेश किया था। क्या कहता है ये लॉ? इसका स्टेटमेंट ये रहा, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड, जब एक कंपाउंड जो है, जिसे आप कहते हैं जो भी दो एलिमेंट्स को मिला के बनता है कंपाउंड, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सैम्पल प्रोपोर्शन बाय मास, सेम प्रोपोर्शन बाय मास। जब भी हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं सेम प्रोपोर्शन बाय मास में, तो एक कंपाउंड मिलता है। उस कंपाउंड के सैंपल आप कहीं से भी लें, उनका प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा, लाइक दैट। जैसे पानी है, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्सिस्ट होता है, एंड इट ऑलवेज 89% ऑक्सीजन बाय मास एंड 11% ऑक्सीजन बाय मास। इसमें 11% ऑक्सीजन होता है, 89% हाइड्रोजन होता है, चाहे वो पानी कहीं से भी लें। जैसे लिखा हुआ है एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का सैंपल आप कहीं से भी उठाएं, चाहे वो लेबॉर्ट्री में बना हो या बारिश से आपको मिला हो या पंप से निकले, उसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन होता है और 8 पार्ट ऑक्सीजन होते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमेशा सेम रहता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप ये लिख सकते हैं। अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो जॉन डाल्टन ने पेश किया है। इसमें व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, जैसे 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट आप कार्बन ले लें और एक एलिमेंट आप ऑक्सीजन ले लें, जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म करता है मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। द मास ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दोनों में से एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहेगा, चाहे कार्बन है वो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है वो इस तरीके से मिलाया जाएगा कि या तो वो होल नंबर में होगा या वो मल्टीपल होगा। जैसे 2 1 2 2 2 4, तो ऑक्सीजन एक में 2 लिया, एक में 4 लिया, या होल नंबर में एक में 1 ले लिया, एक में 2 ले लिया। एग्जाम्पल है कि देखें, जैसे हमने एग्जाम्पल है कार्बन फॉर्म कर रहा है, 2 स्टेबल कंपाउंड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। पहले बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 12 पार्ट कार्बन के हैं और 16 पार्ट ऑक्सीजन के, मतलब कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है मास वो 12 और 16 होते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो 12 है लेकिन ऑक्सीजन डबल है, तो 16 कितना हो गया 32। तो ये इसका टेबल है, अगर इसका रेशो निकाला जाए तो कार्बन 16/1, तो ये रेशो 1/2 में आ रहा है, एक में 1 ले रहा है और एक में 2 रेशो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन के मास देखें दोनों में, तो इसमें ऑक्सीजन जो है 1 है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो होल नंबर में चेंज हो रहा है। 1 2 नेक्स्ट वाला बनाएंगे तो उसमें O3 होगा समथिंग। तो ये इसका जो है प्रोपोर्शन बता रहे हैं, एक फिक्स मास है और एक दूसरा जो मास है वो होल नंबर रेशो में। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है जो रिचर्ड ने दिया था, कहते हैं व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनको हम अलग अलग तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करेंगे, एक साथ नहीं। द पोर्शन इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर शैल बी अदर इन सेम रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट। इन्होंने कहा 2 एलिमेंट को एक तीसरा एलिमेंट से कंबाइन किया जाएगा तो उनका जो पोर्शन होगा वो या तो रेशो में होगा या मल्टीपल में होगा, लाइक दैट। देखें, व्हेन 2 एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड सेपरेटली विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इनको हमने कंबाइन किया। पहले CH को कंबाइन किया, ये 1 और 3 के रेशो में, कि C का जो है वो 3 ग्राम है और H का 1 ग्राम है। जब हमने HO को कंबाइन किया तो H 1 है और O 8 है, ये इनका रेशो है, ठीक है, 1 3 1 8। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये 3 और 8 को कंबाइन ले रहा है, मतलब एक म्यूचुअल है, इसमें 1 3 था, इसमें 1 म्यूचुअल था, इन दोनों में 1 कॉमन था। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इनमें 8 कॉमन है, HO और OCO, तो 8 इसके पास आ रहा है और 8 इसके पास जा रहा है, मतलब ये 2 कंबाइन जा रहे हैं H2 में और इनमें ये 2 कंबाइन जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, C और O दोनों का कॉमन था,
H2O और CO